फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वेरी वेरी वेलकम अभ्यास करो के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं, रोज़ रोज़ मैं अपना परिचय देता हूं। तो आप में से जो कुछ पुराने होंगे वो मुझे अच्छी तरह से जान चुके होंगे, मगर जो कुछ नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम सावन है और मैं अभ्यास करो के इस चैनल में आपको एसएससी की जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं CGL CHSL में, इनमें जो प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उससे डील करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम आज नया सेशन शुरू करेंगे। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे आज। फ्रेंड्स, अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत ही बच्चों की चीज़ है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, और अब जब आप इतने ऊपर चले गए हैं क्लास के लेवल पर तो फिर इसे पढ़ने से क्या फ़ायदा। ओके फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें उठ रही हों और ये उठना स्वाभाविक भी है। तो आइए फ्रेंड्स, लेकिन मैं इसमें एक दो बातें आपको स्पष्ट कर देना चाहूँ कि देखिए, जो बेसिक्स होते हैं, पेड़ कितना भी बड़ा हो, आप एक छोटे से पौधे को ले लें या फिर एक बहुत बड़े पेड़ को ले लें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पेड़ का होता है वो जड़ होता है। एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी है, आप लोगों से भी साझा कर देता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन जब बचपन में थे तो एक बार उनकी मम्मी बीमार पड़ी, और जहाँ एडिसन रहते थे, जब उनकी मम्मी रहती थी तो उनकी मम्मी एक छोटा सा बगीचा था जिसकी देखभाल किया करती थी। तो उसने एडिसन से कहा कि बेटा एडिसन, मैं कुछ दिन बीमार हूँ, मैं बगीचे नहीं जा पा रही हूँ, क्या तुम मेरे बगीचे की देखभाल कर दोगे? जो पीछे में गार्डन है उसके जो पेड़ पौधे हैं, क्या तुम उन्हें भोजन पानी वगैरह दे दिया करोगे, देखभाल कर दिया करोगे? एडिसन ने कहा हाँ माँ, मैं कर दूंगा। एक हफ्ते के बाद जब एडिसन की माँ वापस अपने गार्डन में गई तो उसने देखा कि सारे पत्ते मुरझा चुके थे, जो फूल खिल रहे थे वो सूख गए थे, कुछ पौधे मरने की कगार पर थे। एडिसन की माँ ने एडिसन को बुलाया और कहा कि ये तुमने क्या किया? तुमसे गार्डन तक नहीं संभला। मैंने सिर्फ 7 दिन के लिए मैं इधर गई थी और तुमसे गार्डन संभलना चाहिए था। एडिसन ने कहा कि माँ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैंने अपने हिसाब से हर कोशिश की। मैंने इनके पत्तियों को पोंछा, उन पे मैंने ब्रेड के टुकड़े रखे, मैंने इनके तनों को डेली पोंछा, हर काम किया मैंने इन्हें। मैंने एक बाल्टी में पानी रख के इनके सामने रख दिया ताकि कभी नहीं ज़रूरत होती। अब इनके फूलों पर पानी दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये खिले क्यों नहीं, ये फूल क्यों नहीं खिले, ये पौधों में रंग क्यों नहीं आया, ये सूख क्यों गए। एडिसन की माँ थोड़ी अचंभित भी हुई। उसने कहा बेटा, हमें जो पौधों के जड़ में पानी देना था, उसके पत्तों पे, फूल पर, ये सब नहीं। अगर तुम जड़ में पानी देते तो बाकी काम पेड़ खुद ही कर लेता, वो खाना खुद ही बना लेता, वो पत्तियों को खुद ही हरा भरा रख लेता, फूल को खुद ही कर लेता। तो जो मोस्ट नेसेसरी पार्ट्स होता है वो होता है जड़, यानी कि रूट, बेसिक। सो अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि ये बेसिक्स क्या होता है और आपको कैसे पता कि किसी भी चीज़ की बेसिक्स आपको आती है। फ्रेंड्स, बेसिक्स होता है कि किसी भी चीज़ की मूलभूत, मतलब एक फंडामेंटल जानकारी, और बेसिक्स को अप्लाई करना होता है। अगर आपको बेसिक्स की अच्छी जानकारी है, इसका मीन्स होता है कि आप उस चीज़ को अप्लाई कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, मान लें कि गवर्नमेंट कोई रूल पारित करती है, कोई बिल लाती है, कोई बिल को इंट्रोड्यूस करती है, और अगर आप उस बिल के माध्यम से समझ रहे हैं कि इसने आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, या फिर जो फेडरलिज्म हमारा स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन किया है, दैट मीन्स यू हैव अ गुड बेसिक्स। सो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो आइए आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करूं, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेसिक्स है, आज मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, और इसके बाद हम कल कंटिन्यूसली वे में कि कॉमन एरर्स जो एसएससी CGL CHSL में पूछे जाते हैं उन पे चर्चा करेंगे। कि फ्रेंड्स, अगर वहाँ आपको जानकारी ज़्यादा अच्छी से चाहिए, वो कॉमन एरर्स और जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट होते हैं, अगर आप उनमें मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझें। जो भी लाइव है या अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ शेयर कर दें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे इंटरेक्ट हो सके, मेरी बातें आप तक पहुंच सकें और आप अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सकें। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले मैं आपको ये जो आप लोगों ने बचपन में कहानियाँ पढ़ी होंगी, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट था कि अगर आप अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो उसे कॉमिक्स पढ़ने दीजिए, और अगर आप उसे और इंटेलिजेंट पढ़ाना चाहते हैं तो और ज़्यादा कॉमिक्स या फेरी टेल्स पढ़ने दीजिए। तो एक फेरी टेल्स के माध्यम से समझाया गया है। देखिए यहाँ पर फ्रैंक एंड अर्नेस्ट है। नाउन्स, वर्ब एंड एडजेक्टिव, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शंस एंड कंजक्शन आर दोज ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच वी विल नीड होपफुली। ये उस स्टोन एज की बात दिखला रहा है कि जब एक दो आदमी, आदि मानव कह सकते हैं आप इसे, हैं, और इन्हें कोई पत्थर मिलता है, कोई स्टोन मिलता है जिस पर ये लिखा हुआ है कि आने वाले समय में जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोई अपने फ्रेंड से कह रहा है,
जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताऊं कि इंटरजेक्शन एक ऐसा चीज है जो पंक्चुएशन के अंतर्गत आता है, आपको उसको बहुत जानने की जरूरत नहीं है। बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आपको इंग्लिश की बेसिकली नॉलेज के लिए बहुत जरूरी होती है। ओके फ्रेंड्स, सो ये एक छोटा सा कार्टून था। लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जो मुझे लगता है कि आप सबों ने बचपन में अगर कहीं भी क्लास की होगी तो जरूर इसे पढ़ा होगा। हम सब पार्ट्स ऑफ स्पीच पे रहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच ना आई थिंक कि जब हम कोचिंग स्टार्ट करते हैं या स्कूल जाते हैं तो 2-4 सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जैसे टेंस 5वीं से आप स्टार्ट करते हैं, 12वीं तक पढ़ते हैं। नरेशन, वॉइस, एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम बार बार पढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी उसी के अंतर्गत आता है। हम जब इंग्लिश की स्टार्टिंग करते हैं या जब हम इंग्लिश लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो जो वेरी फंडामेंटल और जो बेसिक चीज़ होती है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। हो सकता है आप में से इसमें कुछ ये भी ना जान रहे हो कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। दैट्स ग्रेट, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जब आप किसी भी प्याले में तभी आप चाय डाल सकते हैं जब वो खाली हो। तो दैट्स फ्रेंड आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो भी ठीक है। आइए हम मिलकर डिस्कस करते हैं। सो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। आप नाउन में हो सकता है आप में से कुछ जिनकी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही हो वो नाउन का डेफिनेशन भी अच्छे से जानते होंगे कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, और जिनकी नहीं भी हो नाउन लगभग ऐसा टॉपिक होता है जो बचपन में हमें अच्छे से सिखाया जाता है कि ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये नाउन है। नाउन के कई तरह के डिफरेंट होते हैं। देखिए वो जो डिफरेंट प्रकार होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मैं उन पर नहीं जाऊँगा। बस मैं आपको अभी ये बताता चला जाऊँ कि नाउन के कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे एसएससी उससे पूछती है। जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम डील करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे जो मैं बेसिक बता रहा हूँ उसके आधार पर डील करना बताऊँगा। तो फ्रेंड्स पहला वर्ड है नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन मतलब आप जानते हैं संज्ञा। ओके, और नॉर्मली आप कहें कि आप संज्ञा की जरूरत क्यों पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप रास्ते से जा रहे हैं और एक ऐसा आदमी जो कि आपके आगे चल रहा है, आपको ये कहना है कि हटो। वैसे तो आप क्या कहेंगे, ए भाई हटो। लेकिन अगर दुनिया में सारे ही भाई हों तो आप अगर एक सेंटेंस बोले कि ए भाई, अब इसमें से कितने लोग हैं, आप सबको भाई ही बोलेंगे, दूसरा तो कोई शब्द है नहीं आपके पास। इसीलिए हम नाउन का प्रयोग करते हैं, हम नाम का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं ना कि आप रोहित हो, आप मोहित हो, आप सोहित हो। अब आप देखें कि आप रोहित बोले, 1000 की भीड़ में अगर किसी दूसरे का नाम रोहित ना हो या जितने के नाम रोहित 4-5 के भी हो वो सारे अटेंड हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी यूज नाउन। तो नाउन में आजकल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन इस तरह से डिवाइड किया जाता है। बहुत प्रीवियस में आप जानते होंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इन चीज़ों में डिवाइड, कलेक्टिव नाउन, इन 5 क्लास में उनको डिवाइड किया जाता था। तो खैर वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में जानते चलेंगे। तो पहला वर्ड है नाउन, जिसका मतलब आप हिंदी में संज्ञा कह सकते हैं। और उसकी डेफिनेशंस के हिसाब से आप देखें कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मीन्स दुनिया में जितने भी नाम होते हैं इसमें थोड़ा सा आप और जोड़ सकते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत जैसे आप एंग्री होते हैं तो इन सबों को हम नाउन कहते हैं। फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है कि आप आज बेसिक्स को समझें, क्योंकि जब आप इसे नहीं समझ पाएंगे तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि ये कहाँ से कोई नियम आ गया है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। इसलिए बहुत ज़बरदस्त बात होती है, बहुत ज़रूरी बात जो है वो ये कि आप कम से कम इसके डेफिनेशंस के एक एक पॉइंट को समझें। जब आगे मैं डेफिनेशन दिखाऊंगा तो उसमें जो एक एक वर्ड लिखा हुआ है आप उसको अच्छे से गेन करें, अच्छे से रिलेट करने की कोशिश करें, तभी आप इसके बेसिक्स को समझ पाएंगे। और बहुत ज़रूरी होता है कंपटीशन में बेसिक्स। अगला वर्ड आप जानते हैं फ्रेंड्स, प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। क्या होता है वो मैं अगले डेफिनेशंस में बताऊंगा। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब आमतौर पर इसे हिंदी में से क्रिया कहा जाता है। हम कुछ ना कुछ तो काम करते ही करते हैं। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, आप में से कुछ लोग अभी मोबाइल पे देख रहे हैं, तो ये जो देख रहे हैं, कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड वर्ब। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का वैसे तो हिंदी में विशेषण होता है, तो आप जानते हैं अगर आपने हिंदी ग्रामर पर हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है कि हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण में कुछ मूलभूत भाषा का अंतर होता है, इसके उत्पत्ति का अंतर होता है। जैसे हिंदी मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई थी, तो इसमें संस्कृत के शब्दावली या फिर जो हिंदी के एक और भी रही कि उसमें जो आते चले गए उर्दू, फारसी, देशज, विदेशज, ये सब शब्द जो आते गए उसमें मैच था। अगर आप इंग्लिश को देखें तो ये मूलतः लैटिन से ओरिजिनेटेड है, तो जो ग्रीक, रोमन, यूनान उस तरफ की जो भाषाएं थी, और कई बार भाषा जो होती है हमारी वो वहाँ के जो चीज़ें होती हैं उनको इंक्लूड करती हैं। जैसे फ्रेंड्स हम लोग आपने शायद एक वेजिटेबल ओल या परोल का नाम सुना होगा, आप इनकी इंग्लिश सर्च करें, ये नहीं मिलेगी,
क्योंकि ये इंडिया के ओरिजिनेटेड है, ये यूरोप और उन सेंसस में नहीं होती है। उसी तरह जो टेक्नोलॉजिकल वर्ड होते हैं उसमें से बहुत की हिंदी आपको नहीं मिलेगी। जैसे आप रैम की हिंदी देखें, रोम की हिंदी देखें, CPU, तो इसकी आपको बहुत अच्छे से हिंदी नहीं मिलेगी। मेन इसका रीज़न ये होता है कि ये जो ओरिजिनेटेड हुए वो यूरोपियन कल्चर पे हुए, वेस्टर्न कल्चर में हुए, तो वहाँ उनके नाम उन ढंग से थे। और फ्रेंड्स, सो एडजेक्टिव, नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब को अगर हिंदी में आप देखें तो क्रिया विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण, तो एडवर्ब क्रिया विशेषण। जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो डेफिनेशन ये सब क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन की तो ऐसे हिंदी कुछ कही नहीं जाती, आप इसे इंग्लिश में ही अच्छे से डिनोट कर लें, इंग्लिश में ही अच्छे से जान लें तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड कंजंक्शन। कंजंक्शन कंजंक्शन मीन्स वैसे भी कंजंक्ट आप जानते हैं, दो चीज़ों को जोड़ना। ओके, तो ये संबंधवाचक कहे जाते हैं। और एक है इंटरजेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये मोस्टली पंचुएशन वर्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इससे पूछा तो जल्दी SSC में नहीं जाता है, CHSL और CGL में, लेकिन ये गारंटी नहीं होती है कि पूछा नहीं जाएगा। पूछा नहीं जाता एक चीज़ होती है, पूछा नहीं जाएगा ये डिफरेंट अलग चीज़ होती है। तो ओके फ्रेंड्स, तो इस बात पर आप बिल्कुल भी यकीन ना करें कि अगर नहीं पूछा जाता तो पूछा नहीं जाएगा। और इंटरजेक्शन जो होता है वो विस्मयादि बोधक होता है, मीन्स हिंदी से कही जाती है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, अचानक से आपको एक 20 फुट का सांप दिखे, तब क्या करें, बाप रे बाप कितना बड़ा सांप, दैट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन। फ्रेंड्स चलिए, अब मैं इसके एक एक जो मैंने आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए हैं उन सबों का एक एक जो डिफिनेशन है और डिफिनेशंस को हम कैसे अच्छे से रखें, कौन कौन सा वर्ड ध्यान देना है, उस पर बात करूंगा। और फिर उसके बाद थोड़े से प्रैक्टिस और आज का सेशन खत्म होगा। तो फ्रेंड्स, जब मैं आपसे डिफिनेशंस पे बात करूं तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अटेंड होकर उसे सुने, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है उसका जो कोई भी चीज़ का आप डेफिनेशन जब करते हैं तो उसमें कुछ वर्ड छुपे होते हैं। और जब भी कंपटीशन एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही टेस्ट लेते हैं कि आपने बेसिक्स को कितने अच्छे से समझा है, आपने चैप्टर को रटा है, कितना रटा है, क्या सब कुछ रट ही लिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके रटने के आपके मेमोरीज पावर पर भी आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो निश्चित रूप से आपकी बेसिक समझ पर भी आएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है और इसमें से आप देख रहे हैं कि कुछ इमेजेज आपको दिखाई दे रही हैं। इमेजेज का प्रयोग मैं क्यों कर रहा हूँ या इमेजेज आपको क्यों दिखाई दे रही हैं? आप में से उनके दिमाग में प्रश्न उठ सकते हैं, सर ये तो बहुत बच्चे वाली चीज़ है। बिल्कुल बच्चे वाली चीज़ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बच्चा होना भी सरल नहीं होता है। क्या आप कभी बच्चे जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं? तो फ्रेंड नहीं। तो बड़ी बात यह है कि जो पिक्चर दिखाई जाती है, हमारा दिमाग किसी भी चीज़ को एज ए पिक्चर याद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि काउ इज ग्रेजिंग, तो आपका दिमाग पिक्चर बना लेगा कि काव है, ठीक है, गाय चर रही है। चलिए, अगर मैं इसी वर्ड को आपसे कहूं कि लैरेक्स इज ग्रेजिंग, तो फिर आपको लैरेक्स समझ में नहीं आएगा। अब लैरेक्स भी एक जानवर होता है, लेकिन आपके दिमाग में लैरेक्स आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका दिमाग लैरेक्स नाम के किसी जानवर को नहीं जानता है। मीन्स वो किसी का इमेज नहीं बना पा रहा है, वो जान ही नहीं पा रहा है लैरेक्स क्या है। लैरेक्स एक स्पेनिश वर्ड है, जिसके मतलब स्पेन में अगर हम गाय को लैरेक्स बुलाते हैं, तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि लैरेक्स मीन्स गाय होता है, तो आप देखने से आसानी से कर लेंगे, लैरेक्स इज ग्रेजिंग। तो हमारा दिमाग किसी भी चीज़ को पिक्चर के रूप में याद करता है। तो अगर आप पिक्चर को ऐड कर देते हैं तो हमारी जो मेमोरीज पावर होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं और हम उन्हें ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपको सिनेमा या वीडियोज़ बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। और फ्रेंड्स, सो नाउन, क्या इसकी डेफिनेशन है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। और आप अच्छे से देखें, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, लेकिन उतनी ही अच्छी परिभाषा है। अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, 4 वर्ड कहा गया है। पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। पर्सन आप जानते हैं, कोई भी आदमी, जैसे मैं एक पर्सन हूं, दूसरा भी कोई पर्सन हो सकता है, आप एक पर्सन हैं, ओके। प्लेस, किसी भी जगह, थिंग, कोई वस्तु, और आइडिया। व्हाट मीन्स आइडिया? एक यहां पर देखिए आपको वर्ड दे रहा है आइडिया, तो क्या आइडिया भी नाउन है? और किस तरह का आइडिया? क्या ये कोई विचार है? क्या ये कुछ ढंग के? तो आइडिया का यहां पर आप कनेक्शन इमोशन से जोड़ सकते हैं। हम इमोशंस, हैप्पीनेस दिखाते हैं अपना कि यार हम तो खुश हैं, है ना, हम एक आइडिया, इसी को मतलब हमारा इमोशन जिसे आप कहते हैं, आप उसे आइडिया से जोड़ सकते हैं। तो इन 4 चीजों को जिससे डिनोट किया जाए, जिसका जो नाम होता है, इसे हम नाउन कहते हैं। क्या क्या?
डेफिनेशंस में ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, नेम ऑफ इसमें नहीं है, बट आप ऐसे कर सकते हैं नेम ऑफ। जैसे देखें, आप इसको कोई सिटी का नाम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि लंदन है, तो आप देखिए एक तो अपने सिटी लिया, प्लेस का नाम है भाई, ये सिटी में आ गया, और उसका भी कोई ना कोई नाम होगा जिसे फिर हम नाउन के अंदर डेफिनेट करेंगे, नाउन के अंदर उसे करेंगे। तो ये एक नाउन है। ये एक आपको एक पर्सन दिख रहा होगा, सोल्जर, तो ये भी देखिए किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है। ये आपको एक दिख रही होगी पेंसिल है, जो ऐसे मैं भी पिक्चर ऊपर करूंगा। अब मान लें कि इस पर्सन का नाम टिम हो सकता है, टिम कुक हो सकता है, जॉर्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस प्लेस का नाम भी कुछ हो सकता है। तो ये जो प्लेस है एक थिंग्स और आइडिया, अभी मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूं, आप देख लें इसके एग्जांपल्स में दिया हुआ है। क्या क्या एग्जांपल्स में आप अच्छे से समझ लें इसे। कैट है, फायरमैन है, हाउस है, पेंसिल है, शिकागो है, पूरे फ्रेंड्स। तो अब मैं समझ सकता हूं कि नाउन आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा, प्लेस, आइडिया, थिंग एंड पर्सन। प्लीज फ्रेंड्स इस बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि जब नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा वहां पे ये बहुत काम करेंगे, बहुत काम की चीज होने वाली है। प्रोनाउन। आइए फ्रेंड्स, अब हम प्रोनाउन के बारे में चलते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुतों के दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे, जो भी मुझे वॉच कर रहे होंगे, कि अब तो ये छोटे छोटे बच्चों वाली चीज़ें आ गई हैं, ये प्रोनाउन, ये नाउन, ये सब तो हमें पता ही होगा। बट यकीन माने फ्रेंड्स कि प्रोनाउन के बारे में आप जानते जरूर होंगे, प्रोनाउन कहते किसे हैं, बट उसका सही उपयोग करना आपको नहीं आता होगा। या मान लीजिए आपको आता भी होगा, क्षमा करें कि मैंने ये कहा, हो सकता है कि आपको आता हो और बहुत अच्छे तरीके से आता हो, फिर भी यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर इसमें आप किन्हीं चीज़ों को दोबारा कर लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं, तो चीज़ें अच्छे से मजबूत ढंग से आपके ब्रेन में फिट हो जाएंगे। तो आप इसे देख सकते हैं, उस व्यू से भी देख सकते हैं। आइए पहले मैं प्रोनाउन के बारे में आपको बताऊं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। देखिए ये तो चूंकि छोटा है, इसमें एक और आप जोड़ सकते हैं, और प्रोनाउन। ओ सॉरी, हाँ, ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज होता हो, प्लेस की जगह पर यूज होता हो। जैसे मान ले कि आपने कभी ऐसा देखा होगा कि आपके कोई रिलेशन में कहा गया कि आपके रिलेशन से बुलाया गया कि हाँ शादी है, आप परिवार का सादर आमंत्रण है। अब आपके परिवार में आपके पापा नहीं जा पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आप अपनी जगह पर आपको भेज देते हैं कि ठीक है आप जाओ। तो जो प्रोनाउन होता है ये नाउन की जगह पर आता है। आप देख रहे हैं इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इन प्लेस ऑफ ए नाउन। फ्रेंड्स इस चीज को गहराई से समझें कि प्रोनाउन तभी हम यूज कर सकते हैं जब कहीं ना कहीं नाउन हो। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहां पर ही का प्रयोग हमने कब किया, जब राम हट गया, राम की जगह पर। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब अगर आप कहीं भी सेंटेंसेस में प्रोनाउन देखते हैं तो इसका अर्थ है वो किसी न किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि प्रोनाउन की फिर जरूरत पड़ी क्यों, हम प्रोनाउन को यूज ही क्यों करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आप ऐसा बताइए, अगर मैं ये कहूं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम पढ़ने में बहुत तेज है, राम बहुत ही मजबूत लड़का है, राम के पिताजी एक टीचर हैं, बार बार मैं राम राम करूं तो फिर ऐसा लगता है कि मैं कोई भजन गा रहा हूं, बार बार मैं राम 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 कर रहा हूं। सो इस जो हमारे स्पीकिंग है, हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं, इसमें एक प्रॉब्लम आती है, एक हिडन आता है, हम आगे हिंडर आता है, सही ढंग से बढ़ नहीं पाते। तो इसे एक फ्लो में लाने के लिए, जो एक्सप्रेशंस का सबसे इसेंस जो है फ्लो, उसमें लाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। आइए फ्रेंड्स मैं सीधे चलता हूं, ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है, इसे याद रखेंगे एक नाउन के प्लेस पर। एग्जांपल्स में देख लें आप क्या क्या है, ही, सी, इट, दे, यू, वी। वैसे तो कई प्रोनाउन के प्रकार होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, प्रोग्रेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कई तरह के प्रोनाउंस होते हैं। बट उसकी चर्चा मैं धीरे धीरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज में करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इसके बेसिक्स से परिचय करवा रहा हूं कि प्रोनाउन क्या है। प्लीज इस बेसिक्स को ध्यान दें। तो कुछ एग्जांपल्स प्रोनाउन का जान रहे हैं, ही, सी, इट, दे, यू। इनके यूजेज क्या होंगे, ही कहाँ यूज किया जाएगा, सी कहाँ, इससे आप परिचित होंगे। कुछ और भी होगा, दे, यू, वी, या फिर और भी जो है व्हाट, वेयर, दीज, दिस, इस तरह के प्रोनाउन को कहाँ यूज किया जाएगा, इसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोज में बात करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड वर्ब। आप इस इमेज को देख सकते हैं, आप इस इमेज को देख के भी समझ सकते हैं कि वर्ब होता क्या है, इसलिए मैंने इमेजेस का खूब प्रयोग किया है। फ्रेंड्स आप देखें कि बच्चा क्या कर रहा है,
आपको लगेगा कि बच्चा कुछ कर रहा है। अमर साहू गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये बच्चा क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है। आप इसको देख के ही समझ सकते हैं कि चलो यार ये कुछ कर रहा है। दैट्स कॉल्ड वर्ब। इसे ही हम वर्ब कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगा? ए वर्ड दैट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डज। आप डेफिनेशन को समझे कि एक ऐसा शब्द जो ये बताता हो कि कोई क्या करता है या कोई क्या कर रहा है। ए वर्ड दैट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डज। समवन मीन्स कोई और समथिंग मतलब कुछ, कि कोई जो है या कोई कुछ क्या कर रहा है। एन एक्शन वर्ड और वर्ड ऑफ बीइंग। एन एक्शन वर्ड, जिससे आपको पता चल जाए कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ होगा। जैसे मैं खेलूंगा, इस वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि मैं जो क्या कुछ करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? मैं खेलने जा रहा हूं। वह घर जाएगा, इससे ही पता चल जाएगा कि वह घर क्या करने वाला है, जाने वाला है। दैट्स कॉल्ड वर्ब। फिर आगे जाके आप मैं फ्रेंड्स जब आएंगे तो वर्ब में भी कई चीजें आएंगी। प्रिंसिपल वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डेयर नीड का प्रयोग कैसे करें, इज एम आर कहाँ करें, वाज वेयर कैसे करें, पास्ट वर्ब कौन होंगे, प्रेजेंट वर्ब कौन होंगे, वर्ब के रूप क्या क्या होंगे, V1 क्या है, V2, V3, V4, V5, इन सब वर्ब को कैसे उपयोग करें, वर्ब का मिस्टेक कहाँ से होता है, कहाँ वर्ब में ज़्यादातर इरर्स पूछे जाते हैं, हम उन इरर्स को सही कैसे करेंगे, कि किस चीज़ों को, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो मैं अपकमिंग वीडियोस में, जो भी वीडियो में आने वाली होंगी उनमें आपको बताऊंगा। बट रिसेंटली आपको सबसे अच्छी चीज़ समझने की है कि इसके बेसिक्स। तो वर्ब के बारे में आप डेफिनेशन अच्छे से समझ लें। ए वर्ड, एक ही शब्द होगा, कोई सेंटेंस नहीं। ए वर्ड दैट टेल्स दैट व्हाट समवन और समथिंग डज, करता है, या फिर एन वर्ड एक्शन, ये दिखाएगा कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है। फ्रेंड्स, ये जो बेसिक्स है, ये जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, आपको जब भी आप वर्ड मतलब कंपटीशन में इरर स्पॉट करेंगे, स्पॉट द इरर, और जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे वहां ये वर्ड, वहां पर ये डेफिनेशंस में आपको काम आएगा। ए वर्ड दैट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डज। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए फ्रेंड्स, आप एग्जांपल देके भी समझ सकते हैं। बहुत ही फनी एग्जांपल है। एक लड़की कर रही है, चाहे आप ये रो रही है या हंस रही है, ये तो आप पर है। एग्जांपल्स में इसके देखें, सिट है, लाफ है, रन है, जंप है। सिट बैठना, लाफ हंसना, रन, ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल लिए हैं, क्योंकि जो पहले स्टार्टिंग चीज़ें होती है, जो एजुकेशन का वे होता है, वो होता है कि पहले आप इजी से हार्ड की ओर बढ़ो, है ना, कि जो पहली चीज़ें आप समझ लो। इससे क्या होगा कि अगर आप चीज़ों आपके समझ में आने लगेगी तो सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आई कैन डू। फिर से थोड़ा आप ऊपर बढ़ेंगे, फिर और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, यस आई कैन डू, फिर और। इस तरह से फ्रेंड्स आप बढ़ते चलेंगे और डेवलप होता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इस वर्ड को देखें, एडजेक्टिव। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से जो भी लोग हैं वो एडजेक्टिव को बहुत अच्छे से जानते होंगे। हमने खूब सुना है एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है। आप देख रहे हैं, हालांकि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कहीं से भी कोरोना नहीं है, ये बेचारा एक मासूम सा कार्टून है, इसको लेकर आप ज़्यादा चिंतित ना हो। सो एडजेक्टिव, व्हाट मीन्स एडजेक्टिव। इसे हिंदी में अगर आप देखें तो इसका एक वर्ड आता है विशेषण। तो विशेषण क्या है? अगर आप हिंदी की तरफ से देखें तो विशेषण होता है जो विशेषता बतलाता हो, मतलब आप में कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। राम इज ए गुड बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। चलिए, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब राम में कुछ ना कुछ खास बात है। क्या खास बात है? क्या वो इंटेलिजेंट है? शायद ये खास बात होगी, बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये जो हमारी खास बात होती है, जो हमारी विशेषता होती है, सांप की विशेषता क्या होगी? सांप जहरीला होगा। घोड़े की विशेषता क्या होगी? तेज दौड़ने वाला है। तो ये जो तेज है, ये जो जहरीला है, ये जो और भी आप जैसे गुलाब का फूल लाल है, विशेषता क्या आ रही है उसकी? लाल है। ये मेरी शर्ट सफेद है, ये सफेद जो मेरी शर्ट है इसकी विशेषता कौन बतला रहा है? क्या चीज इसे यूनिक बना रही है? दैट्स कॉल्ड सफेद, दैट्स कॉल्ड व्हाइट जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखते हैं, इसका फ्रेंड में ऐड लिखा हुआ है, मीन्स कुछ जोड़ना, कुछ ना कुछ ऐड कर देना ताकि वो बेहतर बन सके। फॉर एग्जाम्पल देखें, ए वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई, ए वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई डिस्क्राइब अ नाउन। कि एक वर्ड जो कि किसके लिए क्या आता है? डिस्क्राइब, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, उसकी विशेषता बतलाने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए। जैसे राम इज ए बॉय, एक बॉय है, ठीक है, बॉय एक लड़का है, बॉय एक नाउन है। राम इज ए गुड बॉय। अब ये जो गुड है, ये गुड ने क्या किया? उसने नाउन को आके, उसने नाउन की विशेषता बतला दी कि जो लड़का है वो कैसा है? अच्छा है।
ये शर्ट महंगी है, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो महंगी है वो क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। तो फ्रेंड्स इसके डेफिनेशन पे आप ध्यान दें कि ये वर्ड यूज टू मॉडिफाई डिस्क्राइब ए नाउन, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। हालांकि इसमें एक चीज जरूर उसमें उन्होंने छोड़ दी है, बट आप इसे ऐड कर लें, प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाता है, ऐसा नहीं सिर्फ नाउन की। जैसे ही इज क्लेवर, तो वह कैसा है, अच्छा है, वह तेज है। ही इज इंटेलिजेंट, वह तेज है। ही इज ब्रेव, वह बहादुर है। ही इज ड्राइव, सॉरी, दिस शर्ट इज रेड, तो इस तरह की विशेषता भी बतलाता है, नाउन की भी और प्रोनाउन की भी। तो इन दोनों की विशेषता जो बतलाए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, हैप्पी है, आप हैप्पी हो सकते हैं, ही इज ए हैप्पी बॉय। शॉर्ट है, ही इज ए शॉर्ट बॉय, आपके स्कूल में शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे लड़के होते हैं, दिस इज ए शॉर्ट है, इस तरह से हो सकते हैं। टॉल, फैट, इनका यूज कर सकते हैं, आई एम ए फैट बॉय, मैं नहीं हूं बट कुछ तो जरूर होंगे। कुछ और भी देखें इसमें फ्रेंड्स है, ग्रीन है, हेरी है। तो अभी इसमें है कि जब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ये बेसिक्स है, अब इसके यूजेस क्या होंगे जब मैं अपकमिंग वीडियोज में बताऊंगा। तो एडजेक्टिव्स को फिर मैं ये आपको बताऊंगा कि एडजेक्टिव को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे डिसाइड कर देंगे कि एडजेक्टिव है क्या, सिर्फ इसी डेफिनेशन से होगा कि ये बात आगे भी बनेगी। कंपटीशन के लेवल के लिए हमें कितने ऊपर लेवल तक एडजेक्टिव पढ़ने होंगे, एडजेक्टिव के प्रकार कौन कौन से, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, कैसे हम पता करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चले फ्रेंड्स कि दिस और दैट, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत भी आएंगे और ये प्रोनाउन के अंतर्गत भी आएंगे। तो हम कैसे पता करेंगे कि प्रोनाउन क्या है, अंतर क्या होगा, कहां पर हम हर्ष का प्रयोग करेंगे, कहां हम हर का प्रयोग करेंगे, कहां पर हम मी का प्रयोग करेंगे, कहां हम अस का प्रयोग करेंगे, कैसे हम रिलेट करेंगे, कैसे हम चीज़ों को करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम आप जो अपकमिंग वीडियो है उनमें आपकी बात करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है कि एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करेगा, बाकी किसी चीज़ को नहीं। अभी हो सकता है आपको चीज़ें सरल लग रही हो, बट जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा आपको पता चलेगा कि डेफिनेशन कितने काम की है। नेक्स्ट है फ्रेंड एडवर्ब। अब यहां से चीजें आपके लिए टफ होनी शुरू हो जाएंगी। फोर देखें फ्रेंड्स, एडवर्ब क्या है, होता है एडवर्ब। एडवर्ब की अगर आप हिंदी मीनिंग्स पर जाएं तो ये होता है क्रिया विशेषण। देखिए अगर आपको हिंदी के ठीक ठाक नॉलेज है, आपने हिंदी ग्रामर को अच्छे लेवल पर पढ़ा है, तो इंग्लिश आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होती है। क्रिया विशेषण ये साफ साफ कह रहा है कि जो क्रिया की विशेषता बतला दे। अभी तक हमने देखा कि विशेषण जो था वो नाउन की विशेषता बतला रहा था। अब जो एडवर्ब है वो क्या कर रहा है फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़े, कैन बी एडेड टू ए वर्ब, ध्यान से देखें, टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग, कैन ऑल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ नाउन की विशेषता बतलाता है, वो सिर्फ और सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करता है, मगर एडवर्ब तीन चीज को मॉडिफाई करता है। मैं चाहता हूं फ्रेंड्स आप इसको बहुत अच्छे से याद रखें कि एडवर्ब तीन चीजों को मॉडिफाई करता है, ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स। तीन चीजों, एडवर्ब तीन चीजों को बहुत अच्छे से करता है। वो नाउन से कुछ भी रिलेशन नहीं रखता, वर्ब से, एडजेक्टिव से और एडवर्ब से। तो फ्रेंड्स तीन तरह की चीजें यहां पर आपको दिखाई देंगी। पहला है वर्ब। अब देखें कि एडवर्ब कैसे करता है। एक और भी चीज यहां डेफिनेशन दी हुई है, तो एक तो मैंने आपको बताया कि ये एडवर्ब्स को डिनोट करता है, एक है वर्ब को और है मॉडिफाई एडजेक्टिव्स। वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब की विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है और एडवर्ब, अनदर एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। दूसरा क्या कर रहा है, टेल्स यू व्हेन, वेयर, हाउ, इन व्हाट मैनर। देखिए व्हेन, वेयर, हाउ, इन व्हाट मैनर, टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज परफॉर्म। कब, कहां, कैसे, है ना, कब, कहां, कैसे और किस वे में, किस तरीके में जो एक्शन है, कोई एक्शन है उसे परफॉर्म किया गया है। जैसे मान के चलें कि मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग केयरलेसली, तो मेरा जो रनिंग का रनिंग है ना, रनिंग एक एक्शन है, तो वो एक्शन कैसे परफॉर्म किया जा रहा है, केयरलेसली। ठीक है, लापरवाह ढंग से दौड़ रहे हैं, गिर भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ईटिंग लेविशली या आई एम ईटिंग ग्रीडली, मैं बिल्कुल लालची की तरह खा रहा हूं। जो मेरा ईटिंग का है उसे क्या, किस वे में बताया जा रहा है,
ग्रीडी, इस ग्रिडली, इस वे में। टोटराइज वॉक स्लोली। अब याद रखिए फ्रेंड्स, वॉक्स एक एक्शन है और इसमें क्या बताया जा रहा है, स्लोली, धीरे धीरे चलता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो यहां पे एक तीन चीजें इसने कही। पहले तो वर्ब मैंने आपको बताया, वॉक्स कैसे है, स्लोली। दूसरा देखिए कह रहा है कि ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, जैसे गुड, राम एक अच्छा लड़का है, चल ठीक है। अब 4-5 अच्छे लड़के हैं, राम अच्छा है तो श्याम बुरा थोड़ी होगा। राम अच्छा है, श्याम भी अच्छा लड़का है, और भी अच्छे लड़के, तो राम और श्याम दोनों अच्छे लड़के हैं, दैट्स कॉल्ड। अब इसमें हम क्या करेंगे, राम को हमको बेहतर बनाना है, हम कहेंगे राम इज ए वेरी गुड बॉय। अब वेरी आपने ऐड कर दिया, वेरी का एडवर्ब है, इसने एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया, और अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ये दूसरे एडवर्ब जो होते हैं उनको भी एक एडवर्ब अपने किसी और एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। जैसे मान लीजिए हैंडसमली वेरी गुड बॉय, ये कोई भी आदमी इस बात को बड़े प्राउडली कह सकता है कि इज प्राउडली वेरी गुड बॉय। ओके फ्रेंड्स, सो मैनी एंड इन एलवाई बट नॉट ऑलवेज। इसका एक सिंपल सा नियम है कि जो एडवर्ब होते हैं वो मोस्टली एलवाई से एडेड होते हैं, इंड होते हैं, जैसे स्लोली है ना, स्लोली, विलिंगली, प्रोफाउंडली, तो एलवाई होते हैं, बट जरूरी नहीं होता है कि एक रूल, हाँ, बट ये एक बहुत ही कॉमन चीज होती है। मेनली तो ये बहुत जरूरी चीज होती है कि एलवाई से होते हैं, हालांकि ये ऑलवेज नहीं होता। अभी जैसे देखें स्लोली, एंग्रीली, है ना, लाउडली, ये सब इसके अलावा भी होते हैं। तो एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, एडवर्ब ऑफ पर्सन क्या होता है, एडवर्ब ऑफ एक्शन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में मैं फिर आपसे अपकमिंग वीडियोज में बात करूंगा। ओके फ्रेंड्स, आप कुछ एग्जांपल देख लें, चीयरफुल्ली, ब्रिस्कली, विकेडली, डेलिकेटली, फास्ट, नेवर, नाउ। तो आप देख रहे हैं कि मोस्टली में एलवाई है, बट ये जरूरी नहीं है कि सब में एलवाई ही रहे, जैसे नेवर और नाउ में नहीं है ना। फिर इधर भी आप देख सकते हैं टुमारो, लेटर, एंग्रली, नाउ। आप किसका डेफिनेशंस भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं अब भी खेल रहा हूं, मैं अब खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग नाउ। फिर आप दूसरी चीजों को भी प्रयोग कर सकते हैं, हियर, फिर हैप्पीली, ओके, ही इज ईटिंग हैप्पीली, वो पूरा खुशी से खा रहा है। अभी मान लिया आपका फ्रेंड्स है, उसकी जॉब लगी, उसने आपको बुलाया कि भाई आ जाओ आज पार्टी करते हैं, तो आप गए, पार्टी हो रही है, ही इज ईटिंग हैप्पीली। जो मोस्ट चीज फ्रेंड्स होती है कि हम किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। मैंने कहीं सुना है कि एक रामलीला होती थी, शायद ऐसे आप समझ लें कि मेरे स्कूल में हो रही होगी। तो वहाँ पे जो हम लोग के टीचर्स थे जो ऑर्गेनाइज करवा रहे थे एक्ट को, उन्होंने कहा कि देखो आप सबों को जो राम और सीता बने हैं, है ना, हालांकि सीता कोई लड़की नहीं थी, लड़का ही था। कुछ ऐसे लड़के होते हैं 9th-10th में जो आप देखेंगे कि बिल्कुल दाढ़ी मूछ नहीं आते, वो दिखने में भी थोड़े से बच्चे तरह के लगते हैं। तो एक ऐसे लड़के को चयन किया गया था, चुना गया था जो दिखने में भी बच्चे की तरह था, और उसका जो इंक्लाइनेशन है होते कुछ ऐसे लड़के होंगे जो लड़कियों के तरफ, मतलब उन्हें लड़कियां भी अपने साथ रखना चाहती हैं। अगर कोई गेम वेम खेल रही है तो वही किंग बनते हैं, क्योंकि उनमें उनको ज़्यादा कुछ मैन की भूमिका दिखाई नहीं देती। कुछ इस तरह के लड़के, तो एक कहता है मासूम सा लड़का, बस उसी को सीता बनाया गया था। राम भी जो लड़का था वो भी बिल्कुल मासूम सा था। एक बड़ा सा लड़का हम लोगों के साथ में था, तो उसे रावण की पदवी दी गई थी कि भैया तुम ऐसे लगते भी हो, तुम रावण बन जाओ। और हम लोग के सर जो थे वो थोड़े से रिलीजियस टाइप के थे, तो उन्होंने जब हमें एक्ट स्टार्ट होता उससे पहले कुछ लड्डू दिए कि भाई ये लड्डू आपको बांटना है। तो टीचर्स जो हमारे थे वो लड्डू लेके आए, राम और सीता को उन्होंने प्रणाम किया, उन दोनों बच्चों के पैर छुए और उन्हें 3-3 लड्डू दे दिए, और बाकी जो थे उन्हें सबको 2-2 लड्डू दिया उन्होंने। तो जो रावण था उसने कहा सर मुझे भी 3 लड्डू चाहिए, मैं भी एक पार्ट कर रहा हूँ। सर ने कहा चलो बैठो, 3 लड्डू चाहिए, 2 लड्डू इनफ है। तो ऐसा कुछ था कि एक सीन होता है कि रामायण में कि रावण स्वयंवर जो होता है सीता का, उसमें उसका धनुष तोड़ना चाहता है। तो हर लोग जानते हैं कि रावण धनुष तोड़ देगा, तो उसे रोकने के लिए कॉन्स्पायरेसी रची जाती है, एक षड्यंत्र रचा जाता है कि ऐसा करते हैं कि जैसे रावण धनुष तोड़ने जाए हम सब मिलकर कहेंगे कि सर हुजूर हुजूर आपके लंका में आग लग गई, महाराज आपके लंका में आग लग गई है, आप दौड़े जाओ। तो रावण धनुष छोड़ के अपनी लंका बचाने के लिए चला जाएगा, फिर राम तोड़ देंगे, उनकी शादी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ सीन था। और मेरी भूमिका क्या थी, तो मैं जाके कहता कि भैया चलो चलो कि हाँ ये देखो चलो चलते हैं, महाराज आपके लंका में आग लग गई है, आपको जाना चाहिए। सीन स्टार्ट हुआ, पूरी भीड़ भाड़ भी थी, काफ़ी लोग देख भी रहे थे। तो ऐसे बस समझ लीजिए कि वो उस लड़के वहाँ, वो लड़का गया, रावण का रोल था, वो आया और मैं दौड़ के गया कि महाराज आपकी लंका में आग लग गई। उस लड़के ने धनुष उठाया, बोला आग लग गई चाहे जो लग गई, आज तो मैं सीता से विवाह करके रहूंगा। उसने धनुष तोड़ दिया। धनुष किसका बना होता है, बांस का, छोटी सूखी लकड़ियों का। तड़ाक से धनुष टूट गया, आराम से धनुष टूट गया। और फिर जब हमारे शिक्षक अंदर आए, उन्होंने उसे बहुत पीटा और वो लगातार कहे जा रहा था चिल्ला चिल्ला के आपने 3 लड्डू क्यों नहीं दिए। तो हमारा फोकस किस वे पे होता है, जैसे ना फ्रेंड्स के एक्ट पे नहीं था, वो उन लड्डुओं पर फिदा था।
तो फ्रेंड्स प्लीज मैं भी ये ध्यान चाहना चाहूँ कि आप लड्डुओं पर फिदा ना हो, एक्ट पर हो। आए प्रीपोजिशन। देखिए अब मैं कह रहा था ऐसे कि धीरे धीरे चीजें आपके लिए थोड़ी सी टफ होती चली जाएंगी। ओके ठीक है। सो आइए प्रीपोजिशन क्या होता है इस चीज को हम समझें। डेफिनेशन देख लीजिए। ए वर्ड प्लेस्ड, इस वर्ड को ध्यान दीजिए। देखिए इसे हाइपर किया गया, बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स लोकेशन और डायरेक्शन। तीन चीज बात यहां पे, दो बातें और देखें हम कैसे डेफिनेशन को तोड़ेंगे। नाउन ए प्रोनाउन टू शो इट्स लोकेशन और डायरेक्शन। दो वर्ड, या तो लोकेशन या डायरेक्शन, और ये कहां रखा जाता है। नाउन, अमर साहू बहुत बढ़िया, थैंक यू। या तो आप मेरी पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया बोल रहे होंगे या फिर मेरे जोक्स के लिए, जिसके लिए भी हो, बट बहुत बहुत थैंक्स आपका। तो ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स लोकेशन और डायरेक्शन। फ्रेंड्स यहां पे देखें क्या कहा गया कि बिफोर, इस वर्ड को हाईलाइटेड किया गया, आफ्टर नहीं, बिफोर। बिफोर होगा, ये नाउन और प्रोनाउन के पहले होगा। टू शो इट्स लोकेशन, किसके लिए भाई, किसका लोकेशन दिखा कि कहां पर है। जैसे मान लिया चले इस चूहे को देखें एक बार बेचारा, तो थोड़ा सा मैं इसे और अच्छे से दिखाऊंगा आपको। पहले मैं डेफिनेशन पे आ लूं। लोकेशन और डायरेक्शन, दिशा क्या है, दिशा किधर जा रही है, क्या चीजें हैं। मे ऑल्सो शो ए नाउन और प्रोनाउंस रिलेशनशिप टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशनशिप है वो दूसरे से मैच करता है। दूसरे वर्ड जो सेंटेंस में दूसरा वर्ड दिया हुआ है उससे उनका रिलेशनशिप क्या है ये बताता है। फ्रेंड्स इसे भी अच्छे समझ ले। मैं ऑल्सो शो कर सकता है ए नाउन और प्रोनाउंस रिलेशनशिप, ध्यान देंगे, टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस, उसी सेंटेंस में। तो इसको भी आप याद रखें, जब भी मैं आगे आपसे डील करूंगा तो वहां पे ये चीजें बहुत काम आएंगी। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहां पर दिखाया गया है। चूहों को आप जानते ही होंगे, आपने टॉम एंड जेरी खूब देखी होगी, और उसमें एक जेरी चूहा जो होता है, चलिए आप उसे ही समझ ले। देखें एक बार ये अंडर है, हम कैसे कहेंगे, और माइस, इसे देखने से चूहिया लग रही है, ए माइस इज अंडर द बॉक्स। माइस एक नाउन है ना, और कैसे देखिए बता रहा है, इज अंडर द बॉक्स। बॉक्स भी एक नाउन है, और अंडर कहां पे आया है, नाउन के ठीक पहले। ए माइस इज अंडर द बॉक्स, ओवर, ए माइस इज ओवर ऑन द बॉक्स, ए माइस इज इन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स। देखिए आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टू बॉक्स, एक तो ये बता रहा है कि इसका प्लेस बता रहा है, मैंने बताया था वो लोकेशन, अप एंड डाउन, ओवर, इन एंड, या फिर डायरेक्शन। जैसे यहां पे देखिए इन फ्रंट ऑफ, डायरेक्शन क्या है, नेक्स्ट टू, उसके आगे खड़ी है, टू, बिहाइंड, पीछे, डायरेक्शन, लोकेशंस, इन दोनों चीजों को वो बताता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है फ्रेंड्स, टू, विथ, अगेंस्ट, फ्रॉम, एट, फॉर, अक्रॉस, इन। तो फ्रेंड्स प्रीपोजिशंस जो है वो सबसे ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो एसएससी सीजीएसएल में पूछे जाते हैं, और इनका बहुत ज्यादा वेटेज आता है। कई बार तो सीधे सीधे स्टेप पूछ लिए जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस प्रीपोजिशन से उठा के डाल दिए जाते हैं कि आप इसमें टू भरेंगे या भरेंगे। तो प्रीपोजिशंस में कौन कौन से पूछे जाएंगे, क्या इरर्स आएगा, क्या कुछ, जैसे कुछ सर्टेन वर्ब होते हैं वो प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं, कुछ सर्टेन वर्ड होते हैं जो प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स इन सब की भी जानकारी मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में दूंगा, और इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि मैं आपका फीडबैक लेता रहूं, कि अगर मुझे आप फीडबैक देते रहेंगे कि हाँ सर ये अच्छा है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो उससे मुझे डायरेक्शन मिलेगी कि चलो ठीक है इन चीज़ों को ऐड करना है, इन चीज़ों को एक्सक्लूड करना है, इन चीज़ों को इंक्लूड करना है। क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा होता है, निश्चित रूप से बड़ा होता है, आपके एग्जामिनेशन में से दिन कम है, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा काम की चीज़ें मैं आपको बता सकूँ उतने आपके लिए भी फायदेमंद होगा और निश्चित रूप से मेरे लिए भी फायदेमंद होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फीडबैक मुझे या तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर आप फेसबुक पर कमेंट्स करके दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आप दे सकते हैं ताकि मैं आपकी परेशानियों को समझ सकूं, या फिर आपके जो प्रॉब्लम्स है या जो आपके जो अंडरस्टैंडिंग है मैं ना उसे समझ सकूं और उस हिसाब से फिर आगे डील कर सकूं। नेक्स्ट है फ्रेंड कंजंक्शन। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंजंक्शंस के बारे में जो शुरुआती एसएससी पूछती थी क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कभी भी खत्म हो गए, उनमें तो कंजंक्शंस की बहुत वेटिंग थी। जो बट है, कई कंजंक्शन ऐसे थे जिसके बारे में आपको थोड़ा सा दुविधा होगी कि हम बट कहाँ प्रयोग करेंगे, आफ्टर कहाँ प्रयोग करेंगे, बिफोर कहाँ करेंगे। सिंस एक ऐसा कंजंक्शन है जो सिंस आगे में भी होता है, बीच में भी होता है, कई बार सिंस के मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद और भी कंजंक्शन को आप ले लें, एंड के लेने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम कहाँ बट का यूज करेंगे, कहाँ अनटिल करेंगे, कहाँ पर अनलेस करेंगे। तो ये सब चीज़ें होंगी जो निश्चित रूप से थोड़ा सा
दिक्कत होती है इन चीज़ों को समझने में, बट आप कंजक्शंस की पहले परिभाषा को समझ लें, फिर उसके बाद हम चीज़ों को समझेंगे। डेफिनेशंस देख लें। ए वर्ड यूज टू कनेक्ट अदर वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लाउजेज। इस वर्ड पे गौर करें, इन्होंने क्या कहा कि ए वर्ड एक ऐसा शब्द यूज टू, जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए, कनेक्ट अदर वर्ड्स, फ्रेज एंड, देखिए 3 बात करें कि या तो दूसरे वर्ड से कनेक्ट कर दे, फ्रेजेस से कर दे, या फिर क्लाउजेज से कर दे। तो अब 2 वर्ड है, तो फ्रेजेज और क्लाउजेज क्या होते हैं। तो क्लाउजेज के बारे में आप जान लें कि एक वाक्यांश होता है, मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि आई एम अ बॉय, ये क्लाउज है, ओके। और फ्रेज क्या होता है, जिसमें इसमें 2 पार्ट्स बना हुआ है, ए बॉय अलग है, आई एम अलग है, जिसे हम फ्रेजेस कहेंगे। तो मोस्टली क्या है कि 2 चीजें जो फ्रेजेज हैं और क्लाउजेज हैं उनको आपस में ऐड करता है। जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, यू एंड आई आर नॉट गिल्टी, है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, एंड हो गया। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली बट माई कजन इज नॉट गोइंग। जैसे आप देखें कि अगर आप में से बहुत से लोग दिल्ली में आके रहते हैं, या बहुत से लड़के भी रहते हैं, तो कितना अफसोस करते हैं रूम में, अरे मैं आ गया, फ़ोन लगाएंगे, तुम भी आ जाती इधर तो बड़ा अच्छा रहता, हम दोनों साथ दिल्ली में पढ़ते। और अगर वो आ जाएगी तो भी आप पढ़ेंगे, ऐसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती, ऐसा कोई भी ज़रूरी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो तो उनके बिना भी हो सकती हैं, और अगर नहीं पढ़ने की इच्छा है तो वो उनके आने से भी नहीं हो सकती हैं। तो खैर वो निजी मामला है फ्रेंड्स, मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा। मैं बस आपको ये बता दूं कि जो कंजक्शन है, जो संबंध है, ये 2 फ्रेजेस, 2 वर्ड, 2 क्लाउज, या फिर एक वर्ड टू सेकंड क्लाउज, एक वर्ड टू सेकंड फ्रेज, इनको आपस में कनेक्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, सो इसके बारे में, इसके एग्जांपल्स आप देख लें। जैसे आप इस पिक को देख के समझ सकते हैं। हाँ, हो क्या रहा है इसमें, ओके आप इस पिक को देख के समझ सकते हैं। एंड, फ्रेजेज एंड वर्ड। एक ये आदमी है जो कि लगातार ऊपर चढ़ रहा है, आप देख सकते हैं कैसे से कनेक्ट किया गया है ना। फ्रेज को एंड से जोड़ दिया गया, फिर यहाँ पर एंड जोड़ के एक और फ्रेज लाएंगे। इस तरह से ट्रेन की बॉगी ऐड की जाती है। इसी तरह से सेंटेंसेस की बॉगी भी ऐड की, मतलब सेंटेंसेस को जो वर्ड होते हैं उनको आपस में ऐड किया जाता है, जम्बल किया जाता है। इसके फ्रेंड्स आप एग्जांपल देखें, एंड है, बट है, और है, बिकॉज है, बहुत से, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, अभी बहुत सी चीजें ऐसे आएंगी, बहुत से इसके और भी दूसरे पार्ट्स होते हैं। जैसे आप देख लें, इसमें से बिकॉज का एक सेंटेंस उपयोग करें, मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, क्योंकि मैं बीमार था, बिकॉज आई वॉज इल, ओके। राम सीता को प्यार करते थे, या फिर दूसरी चीजें भी ले लें, राम क्रिकेट खेल रहा था, राम घर जा रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो क्योंकि है उसका बिकॉज है। तो कई तरह के प्रयोग भी यहां पर आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, इंटरजेक्शन है। जैसे मैं ये कहूँ कि इंटरजेक्शन जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा उपयोग एसएससी सीजीएल में नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी इससे नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आइए से हम कुछ चीज़ों को देख लें, हो सकता है थोड़ा बहुत आपके काम आ जाए। A word that express strong और sudden emotions, जैसे strong और sudden emotions। मान लें कि आप घर से निकल रहे हैं, और घर से निकलते ही आप, जैसे आप सीढ़ियों के नीचे उतरते हैं, एक बड़ा सा काला कुत्ता, चलिए बाघ बैठा, आप क्या कहेंगे, ओह बाघ, आप बिल्कुल एकदम डर से जाएंगे। या फिर आपने अचानक से ताजमहल देखा, तो गांव घर में सेंटेंस होते बाप रे बोलते हैं ना, तो आश्चर्यजनक जो इमोशंस हो। यूज एन एक्सक्लेमेशन बाय इटसेल्फ और विथ अ कोमा फॉलोइंग इफ यूज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, है ना। तो इसके मतलब पंचुएशन एरर्स अगर कुछ कहीं पर पूछे जाए तो वहां पे ये काम आता है। ओ माय गॉड, जैसे हम कहते हैं ना, ओ माय गॉड। और अगर आप दिल्ली वगैरह जाए तो बहुत से चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ के जो, मतलब जब मैं हाल में दिल्ली में आया हूँ तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंसेस हुआ है कि यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए चलेगा आप रास्ते से जा रहे हैं और एक तो पीछे से कोई आ रही है या आ रहा है, उसने गलती से आपको ठोक दिया, मतलब आपकी गाड़ी लगा दी, और फिर वो एक्सक्यूज मी, और उसको एक्सक्यूज मी के बाद वो शांत हो जाते हैं। एक खोमा या फिर आप एक ऐसे लाइन, उनकी जो एक्सक्यूजेज आती है वो ऐसे आती है, एक्सक्यूज मी, अच्छा एक्सप्रेशन, एक्सक्यूज मी। अब आप क्या कर सकते हैं, वो माफी भी मांग रही है और बड़े दाग साथ मांग रही है, या फिर वो मांग भी रहा है। अब अगर जेंट्स हुआ, एक्सक्यूज मी। तो ये जो इंटरजेक्शन होते हैं ये अपने अपने इसको जो इनका मोस्टली उपयोग जो होता है वो नॉर्मली किसी सडन इमोशंस या एक्शंस को दिखाने के लिए होता है। और फ्रेंड्स, इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ओ डियर, माय गुडनेस,
वाओ, आउच, यस, नो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में है, आप फिल्मों में से खूब देखते होंगे, ओ, आओ, वाओ, है ना। अगर आप मूवीज देखते हो तो इनमें सब चीज़ों को खूब प्रयोग होता है। हीरो अगर गया और हीरोइन बहुत अच्छे ढंग से कपड़े पहन के आ रही थी, वाओ, दैट्स अ ग्रेट, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं है। आइए, पार्ट ऑफ स्पीच प्रैक्टिस की जा रही है। जो डायरेक्शन है इसमें आइडेंटिफाई आपको करना है। इसमें से ये कौन कौन है, चलिए हम थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, बट ये भी सही है कि परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट। तो बताएं फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन सा प्रीपोजिशन है। द लिटिल डॉग रन, पहला आपको सेंटेंस दिख रहा है, तो इसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन है, या सॉरी कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। प्रीपोजिशन में क्या गया, इसमें कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जान सकते हैं कि डॉग क्या है। ओके फ्रेंड्स, डॉग जो है वो नाउन है। लिटिल क्या होगा, एडजेक्टिव ले लें। रैन वर्ब ले लें। तो आप देख रहे हैं कैसे एक सेंटेंस जो बन रहा है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आ रहा है। द लिटिल डॉग रैन, एक छोटा कुत्ता दौड़ा। ओके अमर साहू जी, नाउन, थैंक यू। चले इसमें आप बताएं कि यहां पे ये जो ओ है वो क्या है। ओ जो है वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आ रहा है। 10 सेकेंड से फ्रेंड्स, क्विकली। ओके, तो ओ आप जान रहे हैं इंटरजेक्शन के अंतर्गत है। स्केयर्ड क्या है, तो ये वर्ब के अंतर्गत है। उसके बाद फिर देखें, मी स्नो, द स्नो फेल सॉफ्टली, द स्नो फेल सॉफ्टली। हमारा साहू जी कनेक्शन बिल्कुल है, वो इंटरजेक्शन था। क्या आप लोग ये बताएं कि ये सॉफ्टली क्या है, कोई जल्दी से बताएं कि ये सॉफ्टली क्या है। अगर मैं आप कहूँ कि सॉफ्टली किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत है, तो देखिए फ्रेंड्स ये कुछ प्रैक्टिस है जो बहुत इजी चीजें हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत है, तभी आप कॉमन इरर्स में से इरर में स्पॉट कर पाएंगे। यू हैव 10 सेकेंड्स। हाँ, अमर साहू जी ने एडवर्ब कहा है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें आगे चीज़ों को समझ लेते हैं, हाँ ये भाई एडवर्ब है या ऐसे ऐसा होना चाहिए, तो जब मैं आपको एडवर्ब से संबंधित इरर्स बताऊंगा उस समय आप बिल्कुल अमेज्ड हो जाएंगे कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं कितने काम की आ रही हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें, द हाउस वाज रेड एंड स्मॉल, तो मुझे बताएं कि ये रेड और स्मॉल किसके अंतर्गत आएंगे, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत है। फ्रेंड्स फिर से 10 सेकेंड आपके लिए है, रेड एंड स्मॉल। अगर आप ये बता देंगे तो मैं थोड़ा सी प्रैक्टिस के आपके थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करूंगा। ओके, सो चलिए ये फ्रेंड्स रेड एंड स्मॉल एडजेक्टिव्स हैं। आइए मैं थोड़े से मोर प्रैक्टिस कराऊं। ओके फ्रेंड्स, यहां देखें, विथ ग्रेट जॉय मॉम एंड डैड वेलकम द न्यू बेबी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि ये बताइए कि इसमें इस सेंटेंस में कंजक्शन कौन है, इस सेंटेंस में कंजंक्शन कौन है। पहला जो सेंटेंस आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये विथ ग्रेट जॉय मॉम एंड डैड वेलकम द न्यू बेबी, तो इसमें से कंजंक्शन कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ड कंजंक्शन कहा जाता है। आप में से कोई आंसर देना चाहे तो वो दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं इसमें बता दूं कि कंजंक्शन जो है वो एंड है, क्योंकि एंड जोड़ रहा है। फिर इसमें देखें, द बॉयज फिस्ट इन द गर्गलिंग स्ट्रीम। अब यहां पर आप देख सकते हैं फिर कि द बॉयज है ये नाउन है, फिस्ट ये एक वर्ब है कि वो मछली मार रहा है, इन द गर्गलिंग ये एडजेक्टिव है, स्ट्रीम फिर से एक नाउन है। तो इस तरह से आप इसे आराम से समझ सकते हैं। ग्रेट बॉय, इट्स नॉट बॉय, इट्स जॉय। अमर साहू जी यहाँ पे देखें, विथ ग्रेट जॉय मॉम एंड डैड, ठीक है, और विथ भी आप समझ सकते हैं कंजंक्शंस है। और फ्रेंड्स और भी चीज़ें हैं, बट अब उतनी काम की चीज़ें ये नहीं है। मैंने आपको आज थोड़ी बहुत पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक्स के बारे में बताया था। कल शायद मेरी क्लासेस नहीं है, तो जो नेक्स्ट क्लासेज मेरी आएगी उसमें मैं आपको
कॉमन इरर्स जो एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या इरर्स आते हैं, या फिर जो टेंस के इरर्स होते हैं वहां से मैं स्टार्ट करूंगा और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के इरर्स को मैं आपको समझाते चलूंगा। जिस भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का इरर आएगा हम धीरे धीरे इसे किसी दिन एडजेक्टिव एडवर्ब का लेंगे, किसी दिन नाउन प्रोनाउन का लेंगे, उससे संबंधित कैसे इरर आते हैं, कौन कौन से रूल उसमें आपको याद रखने चाहिए, कौन कौन से रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो उसके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे साथ क्लास को इंटरेक्ट करने के लिए। और अगर आप इसे लाइक करते हैं तो अपने अच्छे से ज़्यादा कुछ दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अगले क्लासेस में आ सके। और जैसे अगले क्लासेस में अगर मान लें आपको कोई नया फ्रेंड जुड़ता है और उस समय उसने चीज़ों को मेरे ये जो क्लासेज है इससे इंटरेक्ट नहीं हुआ हो तो फिर उसे समझने में दिक्कत होगी। ओके मसाओ, ओके सर, ओके थैंक यू मसाओ जी। तो जितना आप मुझसे इंटरेक्ट होंगे फ्रेंड्स, आई होप कि मुझे आपको उतना ही फायदा होगा, मुझे भी होगा, क्योंकि मुझे आपके फीडबैक्स मिलते रहेंगे कि सर इस चीज़ में प्रॉब्लम है, इस सेक्शन को तो अच्छे समझ में नहीं आ रहा है और मैं अच्छे से आपको दिख पाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।